हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग की तैयारी बोर्ड की बहुत अच्छी चल रही होगी और कोर्स भी बस ख़त्म करने ही वाले हैं। जल्दी ही कोर्स ख़त्म भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अपनी थर्ड बुक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और एक दिन में ही एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और इसी से रिलेटेड आगे के हैं। ठीक है, जैसे हमारा कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, तो वो अगला इसी में आधा आप इसमें समझ लेंगे और आधा नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप समझ लेंगे। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब ये एनालिसिस है क्या? तो यहाँ पे दिया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स is a systematic process of analyzing the financial information in the financial statements to understand and take economic decisions। देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कोई कंपनी बनाती है, कोई बिजनेस बनाता है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म बनाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता है, उनसे जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी वो बनाता है, जिससे वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, उसको समझ के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को ले सकें और उस स्टेटमेंट को समझ सकें। तो वही यहाँ पे एनालिसिस का मतलब दिया है कि जो ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसमें होता क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझना और समझने के बाद इकोनॉमिक डिसीजन लेना, वो हमारा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसका जो एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, उसमें पहला आपका क्या आता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या आता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, यानी एक दूसरे से तुलना करना। तो यहां पे दिया भी है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंपैरिजन का मतलब तो आप समझते ही होंगे क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स या कंपोनेंट्स हैं, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो या फिर वो बैलेंस शीट हो, उनके जितने भी इंडिविजुअल आइटम दिए हैं उनका आपस में कंपैरिजन करना। ठीक है, अब ये कंपैरिजन कैसे हो सकता है? तो इस कंपैरिजन में हो सकता है कि कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, वो अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, एक साल के इंफॉर्मेशन को दूसरे साल के इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर टाइप की जो कंपनीज हैं या सिमिलर टाइप के जो बिजनेस हैं, उनसे वो अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर रहा हो। तो यहाँ पे वही दिया, आगे क्या दिया है? दैट इज, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस of 2 or more years of the enterprises itself. In comparative statements, amounts of 2 or more years are placed side by side along with change in the amount in absolute and percentage term to facilitate comparison. Both statement of profit and loss and balance sheet are prepared in form of comparative statement or comparative financial statements. This analysis is known as horizontal analysis। अब आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है कि जब हम 2 ईयर के इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के, यानी जब हम कंपैरिजन के थ्रू एनालिसिस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दोनों का होगा। हमने फॉर्मेट बनाया है और फॉर्मेट में हम समझेंगे
कि कैसे इसका कंपैरिजन होता है। मैं ना तो यहाँ पे बैलेंस शीट लिख रहा हूँ ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है और इसमें जो जो आइटम आते हैं वो अगले चैप्टर में हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ लेंगे। बस हमें ये समझना है अभी कि कंपैरिजन करते कैसे हैं। तो चाहे आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो या फिर आपका क्या हो, बैलेंस शीट हो, सब में फॉर्मेट एक जैसा है तो पर्टिकुलर्स यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपका नोट नंबर होता है, क्या होता है यहाँ पे, नोट नंबर। ये आपका जो अमाउंट होगा यहाँ पे, इसको आप कौन सा अमाउंट लिखोगे, प्रीवियस ईयर का, और इसको हम एज्यूम क्या करेंगे, ए। यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो करेंट ईयर की वैल्यू का होगा और ये हम एज्यूम करेंगे बी। अच्छा, अगर हम किन्हीं दो कंपनियों का कंपैरिजन कर रहे हैं, सिमिलर टाइप का है, तो ये कंपनी अगर ए है और बी, तो कंपैरिजन किसके बेसिस पे अगर हम कर रहे हैं, ए के बेसिस पे कर रहे हैं, तो ए कंपनी को हम प्रीवियस ईयर की जगह पे रखेंगे और उसको ए एज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर हम कंपनी बी के बेसिस पे ए को कंपेयर कर रहे हैं तो वो प्रीवियस ईयर की जगह पे आ जाएगा और उसको हम फिर ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है समझ लेते हैं कि प्रीवियस और करंट ईयर के बेसिस पे। फिर ये जो हमारा होगा इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट अमाउंट। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट। और ये क्या होगा, सी, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। यानी कि जो करंट ईयर की वैल्यू है उसमें से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस करेंगे और फिर हम निकालेंगे कि कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है। और परसेंटेज चेंज होता है डी इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100। इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए कि बैलेंस शीट ही है और बैलेंस शीट में तो पहला पार्ट आपको पता ही है क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला पार्ट क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आपका क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। और इसमें भी आपका जो पहला आता है वो क्या है, शेयर कैपिटल। अब आपको इसे कंपेयर करना है कि प्रीवियस ईयर में कितना था और करंट ईयर में कितना है, उनमें चेंज कितना आया, परसेंटेज में कितना बदला, अमाउंट में कितना बदला, वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कितना था, 5 लाख रुपीस था। करंट ईयर में कितना है, मान लो कि ये दिया हुआ है यहाँ पे 6 लाख रुपीस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा, या एब्सोल्यूट अमाउंट या एब्सोल्यूट चेंज हम कहें इसको, तो एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, बी माइनस ए, 6 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख हो जाएगा। और परसेंटेज में कितना बदला, हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज है और बेस क्या है हमारा, प्रीवियस ईयर, तो बेस से डिवाइड करेंगे 5 लाख इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, यानी ये हमारा क्या है, C बाई ए इंटू 100। 2 जीरो इसका कैंसिल हुआ, 3 जीरो इसका कैंसिल होगा और 5 टू ज़ा 10, यानी कितना परसेंट चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ। इस तरीके से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और कंपेयर करके हम एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा एनालिसिस होता है वो कॉमन साइज होता है। किस पे, कॉमन साइज स्टेटमेंट पे। अब ये कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए कॉमन साइज और कंपैरेटिव में क्या है कि कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन, तुलना करते हैं, लेकिन कॉमन साइज में हम ऐसा नहीं करते। कॉमन साइज में हम एक बेस लेते हैं और सेम ईयर को कंपेयर करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास टोटल एसेट्स 10 लाख रुपीस की है, तो जो टोटल एसेट्स है वो हमारा 100% है कि इतना हमारे पास एसेट्स है। उसके अगेंस्ट में बाकी जो एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स में जो जो चीजें हैं, करंट एसेट्स में जो जो चीजें हैं, वो कितनी कितनी परसेंट हैं, किसके बेसिस पे, करंट टोटल एसेट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो वो होता है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरिजन हम इसके हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे दिया भी है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन स्टेटमेंट्स इन विच individual items of financial statements of 2 or more years
आर प्लेस्ड साइड बाई साइड एंड देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टेकिंग अ कॉमन बेस। एक कॉमन बेस हम इसमें लेते हैं। फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सेम है, इसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं। ये तो हमारा पार्टिकुलर्स है, ये हमारा नोट नंबर हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, ये जो अभी हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यू दी थी, ये बोला जाएगा एब्सोल्यूट अमाउंट। ये क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है। और यहां पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर बैलेंस शीट है, सॉरी प्रॉफिट लॉस है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। अगर बैलेंस शीट है तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट लिखा जाएगा, बैलेंस शीट। और यहां पे ये आपका प्रीवियस ईयर का अलग रहेगा, करंट ईयर का अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, तो ये क्या होगा? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कितना था? 10 लाख था। करेंट ईयर में कितना है? 20 लाख है। ऐसे ही लिख देंगे। फिर दूसरा हमारा क्या है? अदर इनकम। क्या है? अदर इनकम। अदर इनकम मान लीजिए कि ये 2 लाख है और यहां पे कितना है? 3 लाख है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा? टोटल इनकम। क्या आता है? टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में क्या होगा? फर्स्ट प्लस सेकंड, पहले और दूसरे को ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो है हो जाएगा टोटल इनकम। ये हो गया 12 लाख रुपीस और ये हो गया 23 लाख रुपीस। ठीक। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? एक्सपेंस आता है। क्या आता है? एक्सपेंस। और मान लीजिए इसमें दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये मान लीजिए दिया है 2 लाख रुपीज ये भी दिया है और 2 लाख रुपीज ये भी दिया हुआ है। ठीक। अब यहां पे देखिए, बाकी चीजें नहीं बना रहे, इतने में ही समझ में आएगा। अब अगर हमें बेस लेना, इसमें क्या बोला है कि इसमें हम क्या करते हैं? कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज बाय टेकिंग अ कॉमन बेस। तो व्हाट विल बी द कॉमन बेस in case of statement of profit loss? तो in case of profit and statement of profit loss, revenue from operations will be the common base, and in the case of balance sheet, total of balance sheet will be the common base. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर को 100, करंट ईयर में भी 100 कर देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसका? प्रीवियस ईयर का। अब ये पता करेंगे कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 10 लाख रुपीज है, जो कि कितना परसेंट है? 100% है, तो अदर इनकम, टोटल इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना परसेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैसे निकलेगा? अगर हमें अदर इनकम का निकालना है, किसका? अदर इनकम का 2 लाख रुपीज का, तो हम क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइड बाई क्या करेंगे? बेस अमाउंट 10 लाख इंटू 100, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 0, 3, 2 5 जीरो कटा, 2 जीरो यहाँ पे काटा, 3 जीरो यहाँ पे काटा, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ। तो हमें ये पता चला कि ये 20% है। अब 12 लाख का निकाल लेंगे, तो 12 लाख टोटल जो हमारा इनकम है, बेस हमारा यही होगा प्रीवियस ईयर के लिए, 10 लाख रुपीज इंटू 100, तो ये कितना जाएगा? 120%। अब फिर 2 लाख का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, कितना जाएगा? 20%। ऐसे ही हम निकालते जाएंगे। अब अगर हमें करंट ईयर का निकालना है, किसका? करंट ईयर का, तो करंट ईयर के लिए क्या करेंगे? बेस कितना लिया है? 20 लाख रुपीज करंट ईयर में है, तो 3 लाख कितना परसेंट है वो निकालेंगे। देखिए 3 लाख डिवाइड बाई 20 लाख बेस अमाउंट इंटू 100, 2 जीरो यहाँ से काट दिया, 1 2 3 4 जीरो यहाँ से काट दिया, तो ये कितना आ गया? 2 15 30।
तो ये कितना परसेंट है, 15% है। अब हम किसका निकालेंगे, करंट ईयर में टोटल इनकम कितना था, 23 लैक्स, तो 23 लैक्स डिवाइड बाई 20 लैक्स इंटू 100, 2 जीरो यहाँ से कटा, 2 1 3 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 115%, 115%। तो हमें क्या पता चला कि करेंट ईयर में जो बेस हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसके बेसिस पे हमारा अदर इनकम कितना हुआ था 15%, और जो टोटल इनकम इसके बेसिस पे हुआ 23 लाख रुपीज, वो कितने के बराबर है, 115% के बराबर है। ऐसे ही अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना चाहें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करंट ईयर में 2 लाख था, जबकि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख था, तो ये कितना परसेंट हो गया, ये हमारा हो गया 10%। कितना, 10%। किसके अगेंस्ट में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अगेंस्ट में। तो इस तरीके से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब वो चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो, ये तो हमने जो एग्जांपल लिया है ये कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है कॉमन साइज। ऐसे ही आप बैलेंस शीट का भी बना सकते हो, बस ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, जो टोटल होगा उसको हम क्या मानेंगे, बेस अमाउंट मानेंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल ईयर का, इंडिविजुअल कंपनी का अलग अलग निकालते हैं, ऐसा नहीं कि उनके बीच में आपस में कोई हम प्लस माइनस ऐसा कुछ करना हो, ठीक है। ये होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट होता है हमारा रेशियो एनालिसिस। अगला क्या होता है, रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस क्या है, सबसे पहली चीज तो ये जानो कि रेशियो क्या है। तो रेशियो है इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए, एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने जो है स्टेटमेंट बनाया है और जो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, उनके उसमें जो दो रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू रिलेशन हम दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेशियो। और रेशियो एनालिसिस क्या है, इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग। और इसको एनालाइज करने का कि हमारे हिसाब से जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हमें पता करना है कि प्रॉफिट कितना होता है, टर्नओवर कितना होता है, डेप्ट पे करने की एबिलिटी कितनी है, अगर हमें ये चीज़ें पता करनी है तो एक टेक्निक है एनालाइज करने की, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि हमारा बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा। It helps in assessing the profitability, solvency and efficiency of an enterprise। ठीक है, इसके लिए भी पूरा एक चैप्टर दिया है, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज के नाम से। आपका 4th चैप्टर है, कौन सा, अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें हम इसको एनालाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपका लास्ट चैप्टर भी होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। रेशियो एनालिसिस से भी आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। आगे दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि जब भी कहीं पे हमें इन्वेस्ट करना होगा या किसी भी कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, तो उस कंपनी के इनफ्लो और आउटफ्लो को भी हम जानना चाहते हैं कि उस कंपनी में कितना पैसा आ रहा है या उस कंपनी से कितना पैसा जा रहा है। और अलग अलग जगह पे, क्योंकि एक्टिविटीज 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे एक हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या होती है, ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग के बारे में आप जानते ही होंगे कि ऑपरेटिंग क्या है, 11th में पढ़ा था, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, जिसमें हम बिजनेस डीलिंग करते हैं, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है, तो उसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। फिर इसके बाद एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग हमारी जो नॉन करेंट एसेट्स होती हैं उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, और उसमें कितना पैसा आया या फिर कितना पैसा यहाँ से गया। और एक होता है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
इसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा हमारे यहाँ से गया, इसके बारे में पता करने के लिए कि कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ और नेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। आगे दिया है क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इट शोज द सोर्सेज फ्रॉम विच कैश इज रिसीव्ड जनरेटेड, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है, एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूटिलाइज्ड, और हम इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, किस पर्पस में कर रहे हैं। इट ऑल्सो shows the changes in cash position from one period to another, और क्या शो करता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैश का पोजीशन कितना चेंज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब टाइप्स पूछ रहा है, बता रहा है कि टाइप्स भाई कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। तो एक होता है एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है, इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ एन इंटरप्राइज। अब जैसे मान लो कि मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक। अब वो कंपनी कोई भी हो सकती है, कोई टेलीकॉम कंपनी है या कोई मोटर कॉप कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, बैंकिंग कंपनी है, हमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है तो हम उस कंपनी में जाके उसके डिटेल्ड रिकॉर्ड को नहीं चेक कर सकते। तो हम क्या करेंगे, दूसरे सोर्स का सहारा लेंगे, किसी दूसरे, उन्होंने जो नेट पे डाला होगा, अपनी वेबसाइट पे डाला होगा, हम उसके थ्रू उनके स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए निकालेंगे। तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। जब कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी को एनालाइज, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहता है, जो कि उसके डिटेल रिकॉर्ड को या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो नहीं देख सकता या उसके बारे में नहीं पता कर सकता है क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आदमी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। आगे दिया है and therefore have to depend on published account, that is a statement of profit and loss, balance sheet, directors and auditors reports. Such type of analysis is made by investors। अभी बताया कि जैसे हमें इन्वेस्ट करना है, क्रेडिट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च स्कॉलर्स, ये लोग इसको करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा इंटरनल एनालिसिस क्या है कि अब मान लो मैं उसी कंपनी में मैनेजर हूं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं हूं, ठीक है, और मुझे अपनी कंपनी के ग्रोथ के बारे में जानना है, ठीक है, या फिर मुझे ये पता करना है कि जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है या जहां पे मैं काम कर रहा हूं, जहां पे पैसा लगा रहा हूं, क्या पोजीशन दे रहा है, हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो मैं डायरेक्टली जाके जो रिकॉर्ड बना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं ओरिजिनली चेक कर सकता हूं उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनालिसिस। Internal analysis is conducted by the management to know the financial position and operational efficiency of the organization. The important feature of such analysis is that the management had access to all information of the enterprise and therefore the analysis is more detailed, extensive and accurate. तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, जो एक्सटर्नल है वो भाई जो हमें दिखाया जाएगा हम उस पे एनालाइज करेंगे, लेकिन इंटरनल क्या है भाई, मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन का है, मेरी ही कंपनी का स्टेटमेंट है, तो मैं तो उसको डायरेक्टली जाके चेक कर सकता हूँ, मुझे किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, मैं तो वहीं पे हूँ, मैंने ही बनवाया है तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ। और जो भी मैं एनालिसिस करूँगा वो ज़्यादा डिटेल में होगा क्योंकि मेरे पास डिटेल वाली इंफॉर्मेशन होगी, एक्सटेंसिव होगा और ज़्यादा एक्यूरेट भी होगा। नेक्स्ट हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, और जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक एनालिसिस। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस। अब ये क्या होता है, दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। जैसे कभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालोगे प्रोजेक्ट के लिए तो आपको मान लीजिए 2015-16, साथ में आपको दे दिया 2016-17, फिर आपको दे दिया 2017-18, एक दे दिया आपको 2018-19 और दूसरा दे दिया 2019-20, मतलब 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एक साथ, कई सारे ईयर के इंफॉर्मेशन दिए होंगे।
इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस लेते हैं। और इसमें हम करते क्या है, कैसे कंपेयर करते हैं, हम इसको किसी एक ईयर को हम बेस ईयर मानते हैं। जैसे मान लो हमने मान लिया कि 17-18 हमारा बेस ईयर होगा और इसके बेसिस पे पहले हमारी क्या पोजीशन थी और उसके बाद हमारी क्या पोजीशन थी, वो हम एनालाइज कर लेते हैं कि पहले कितना हमारा लो था परफॉर्मेंस, इसके बाद हमारा कितना परफॉर्मेंस बढ़ा है, वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर सेवरल ईयर्स अगेंस्ट अ चूजन बेस ईयर। इट इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस एंड प्लानिंग के लिए ज्यादा बेटर होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका एक एग्जांपल है। फिर इसके बाद आता है वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली। सिर्फ एक साल का अगर हमें एनालाइज करना है तो इसके लिए बेटर क्या है, जैसे हम अकाउंटिंग रेशियोज निकालते हैं, रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस इसका एक एग्जांपल है जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक साल के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। रेशियो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। सच एन एनालिसिस इज यूजफुल इन comparing the performance of several companies of the same type or divisions or departments in one enterprises। ये होता है। अब इसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या है, अगली चीज है हमारे पास इंट्रा फर्म एनालिसिस और इंटर फर्म एनालिसिस। दोनों में डिफरेंस क्या। अच्छा ये देखो, इंटर देखने पे ऐसा लग रहा है कि अंदर की बात कर रहा है, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, जो बाहर है, जो क्या है, बाहर यानी आउटसाइडर। जब कोई एनालिसिस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर फर्म एनालिसिस। जैसे मान लो कि देखिए एयरटेल और वी दोनों क्या है, टेलीकॉम कंपनी है, एक जैसी कंपनी है। अब अगर एयरटेल क्या करे, वी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करे तो इसको बोलेंगे क्या, इंटर फर्म एनालिसिस। लेकिन अगर एयरटेल क्या करे, ये 1920 में जो इनकी अर्निंग थी, जो एक्सपेंसेस थे, सारी चीजों, प्रॉफिट क्या था, ग्रोथ क्या था, इसको ये कंपेयर करें किससे, 1819 से। एयरटेल अपने ही इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा है तो इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म एनालिसिस। ठीक है, तो ये होता है इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया है वो दिया है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस देखिए आप खुद से सोचिएगा कि अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, हमें एनालाइज करना है, तो हमें जिस चीज की जरूरत है बस उतना ही हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला है उस इंफॉर्मेशन को पहले रीअरेंज करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिया है इसमें, फॉर एनालिसिस इट इज नेसेसरी to reclassify the complex data contained in the financial statements into purposive classes so that maximum desired information from every data for analysis can be obtained. Reclassification and rearrangement of different data डिपेंड्स अपॉन द पर्पज ऑफ एनालिसिस। अब ये जो रिक्लासिफिकेशन है, रीअरेंजमेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डेटा डिपेंड अपॉन द पर्पज ऑफ एनालिसिस। हम किस पर्पज से एनालाइज कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है, आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा of financial statements into different categories, it is necessary to obtain comparative data of the same enterprise of the past period if it is a time series analysis. In case of cross-sectional analysis, it is necessary to obtain comparative data of the same accounting period of similar or comparable enterprises. For this a comparative study is necessary. comparative study के लिए हम ये करते हैं। दूसरा क्या है, नेक्स्ट तीसरा एनालिसिस। कंपैरेटिव, अब देखिए पहले में हमने क्या किया, पहले में हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट कर लिया, उसका रिक्लासिफिकेशन कर लिया, कॉम्प्लेक्स डेटा को हमने पर्पसिव क्लासेस में उसको डिवाइड कर लिया जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, जो हमें ज़रूरत है उससे रिलेटेड बेटर इंफॉर्मेशन मिले। फिर हमने उसका कंपैरिजन भी कर लिया।
अब कंपैरिजन किया कर लिया तो एनालिसिस भी करेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल डेटा आर द एनालाइज्ड विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल कैरेक्टर्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, कि भाई उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, सॉल्वेंसी उसकी क्या है, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसका पेमेंट तो कैसे कर पाता है, लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की एबिलिटी क्या है। फिर इसके बाद फाइनली इंटरप्रिटेशन होता है, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे हम कंक्लूजन पे निकलते हैं। एनालिसिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। द इंटरप्रिटेशन शुड बी precise and directed towards indicating the movement of various financial characters. नेक्स्ट, पर्पस क्या है, हम किस लिए इसको करते हैं। भाई इतना तामझाम किया तो कुछ रीजन तो होगा, कुछ पर्पस तो होगा। तो पहली चीज एसेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई वो पैसा कितना कमाता है कंपनी, उसकी अर्निंग क्या होती है, उसका प्रॉफिट कितना होता है, उसको जानने के लिए। एसेसिंग द मैनेजरियल इफिशियंसी, मैनेजरियल इफिशियंसी को एसेस करने के लिए, और इसको बताने की जरूरत नहीं, ये तो बहुत अच्छे से ही आप लोग जानते होंगे कि जितना एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा उतना ग्रोथ हमारे बिजनेस का होगा। नेक्स्ट है एसेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज, कि भाई जो उसके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन यानी लायबिलिटीज है उसको पे करने की एबिलिटी को जानने के लिए। इंटरफॉर्म कंपैरिजन के लिए, किसी सिमिलर टाइप की कंपनी से कंपेयर करने के लिए। फॉरकास्टिंग यानी कि आगे के फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाने के लिए, गेस करने के लिए कि आगे क्या होगा, और उसके हिसाब से बजट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। यूजेस क्या है, तो पहले है सिक्योरिटी एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस है, सिक्योरिटी एनालिसिस। अब इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, तो इसका पर्पस ये है कि ये जो इन्वेस्टर हैं वो आते हैं किस लिए, ये जानने के लिए कि उनका जो एक्सपेक्टेशन है क्या वो कंपनी उसको पूरा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। जैसे आपको कोई शेयर लेना तो आप उसको डेली ऑब्जर्व करोगे कि इस कंपनी के मुझे शेयर्स खरीदने हैं, इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इनकी सिक्योरिटी का क्या है, क्या यहाँ पे कोई लिमिट होती है कि हाँ इतने के बाद नुकसान नहीं हो पाएगा, हम पैसा जो देंगे वो सेफ रहेगा नहीं, हमको डिविडेंड कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या डिविडेंड की कोई सिक्योरिटी है कि नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्रेडिट एनालिसिस। देखिए अब ये जो एनालिसिस है, क्रेडिट एनालिसिस, ये मोस्टली यूजफुल किसके लिए होता है, बैंक के लिए, जो क्या करते हैं, क्रेडिट ग्रांट करते हैं। अब क्रेडिट ग्रांट करने के लिए क्रेडिटेबिलिटी हमें चेक करनी होती है कि सामने वाला टाइम पे पेमेंट कर पाएगा कि नहीं पेमेंट कर पाएगा, या हम किसी कस्टमर को क्रेडिट पे देते हैं कोई सामान तो पुराना उसका रिकॉर्ड क्या है, वो पेमेंट कैसे करता है अपने क्रेडिट का, या फिर जो है हम कोई हमारा क्रेडिट कस्टमर है जिसका हमें लिमिट बढ़ाना है क्रेडिट का, तो उसके लिए ये यूजफुल होता है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है डेप्ट एनालिसिस, और इसको हम किस लिए करते हैं, जो हमारी बोरोइंग, जो हमारी क्या होती है, बोरोइंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए डेप्ट एनालिसिस होता है। डिविडेंड डिसीजन के लिए हम इसको करते हैं, और जनरल बिजनेस एनालिसिस के लिए होता है। नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे यूजर्स लिखा है, जबकि आपकी बुक में यूजर्स नहीं दिया है, यूजर्स की जगह पे क्या दिया है, पार्टीज, लेकिन हमने यूजर इसलिए लिखा जिससे आप इसको क्लास 11 से रिलेट कर पाए। किससे रिलेट कर पाए, क्लास 11 से रिलेट कर पाए, क्योंकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा था कि हमारे जो यूजर्स हैं वो दो तरीके के हैं, एक इंटरनल है और दूसरा कौन है, एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा मैनेजमेंट आता है, कौन आता है, मैनेजमेंट आता है। अब ऑनर तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कौन होगा, शेयर होल्डर्स होंगे। फिर इसके बाद तीसरा कौन होता है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन हो जाएगा। बाकी सबके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा कि क्या रीजन है क्यों ये आते हैं, ठीक। एक्सटर्नल में आपका क्या आता है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमें क्रेडिट ग्रांट करते हैं। भाई चेक करेंगे, हम पेमेंट करते हैं कि रास्ता बदल के भागते हैं, है ना, विजय माल्या निकले तो फिर क्या होगा, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर इसके बाद है
जो क्रेडिटर्स हैं वो भी हमारी क्रेडिट चेक करते हैं कि भाई हम टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं कि नहीं। इन्वेस्टर हैं वो भी आउटसाइडर ही हैं, ठीक है। इन्वेस्टर जो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उसकी सिक्योरिटी क्या है, उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है या जो डिविडेंड मिल रहा है उसकी क्या गारंटी है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट उनका है, सिक्योर है कि नहीं है उसके लिए। फिर इसके बाद आपके आते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज टैक्स के लिए या नई पॉलिसी लानी है तो उसके लिए। फिर इसके बाद रिसर्चर्स होते हैं जो मार्केट पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद पब्लिक या कस्टमर हम बोल सकते हैं, वो भी इससे लिंक्ड होते हैं, एंड कस्टमर। तो ये इनके क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं। अब इसमें एक चीज लिमिटेशन हम बता दें, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ऐसा नहीं कि लिमिटेशन नहीं है, सारी चीजें अच्छी हैं। पहली चीज तो यहां पे क्या होता है, हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है। अब हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालिसिस होता है वो एक हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है। क्या करता है, व्हाट द हैपेंड टिल डेट, मतलब इसमें अब तक क्या हो चुका है सिर्फ वही बताया जाता है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब जो हो चुका है पास्ट के बारे में बताएगा, फ्यूचर के बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देगा। दूसरा है कि इसमें जो प्राइस लेवल चेंजेस है, प्राइस लेवल चेंजेस उसको इग्नोर किया जाता है। यानी कि कोई एसेट्स अगर हमने 10 लाख रुपीज में एक्वायर किया है तो हम उसे 10 लाख रुपीज में ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि अगर आज उसकी वैल्यू मार्केट में 12 लाख है तो हम उसे 12 लाख पे रिकॉर्ड करें। तो प्राइस लेवल चेंजेस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा है कि यहाँ पे क्वालिटेटिव, ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हो क्लास 11th में। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जितने हैं या क्वालिटेटिव हम एस्पेक्ट बोल सकते हैं कि मैनेजर्स या एम्प्लॉयज वर्कर की जो इफिशियंसी है उसको कभी रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जो किसके मनी के टर्म में मेजर हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद है नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, पर्सनल बायस से भी फ्री नहीं होता है। इसमें अपने फायदे के लिए लोग इंफॉर्मेशन भी रॉन्ग प्रोवाइड कर देते हैं, विंडो ड्रेसिंग वगैरह भी यहाँ पे कर देते हैं। तो ये इसका लिमिटेशन था और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश। अब इस चैप्टर में और पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू।